नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइम। लगातार हम आपको पॉलिटिकल करंट पॉलिटिकल अफेयर्स आप तक पहुंचाते रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि डोडा ईस्ट के विधायक यानी कि महराज मलिक, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो है आम जनता जिन्होंने उनको अपना समर्थन दिया विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने उनके लिए हमेशा वो समर्थ रहे हैं और आगे भी रहते आएंगे। मगर लगातार सुर्खियों में महराज मलिक की बात करें तो वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। मीडिया के माध्यम से हो, कहीं भी कोई विवाद हो, कोई जनता की बात हो, तो लगातार महराज मलिक सामने आते रहे हैं। चाहे वो विधायक थे या नहीं थे या अब है, तो हमेशा जनता की आवाज को बुलंद करते हुए मगर सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महराज मलिक, डोडा ईस्ट के विधायक। यहां पर हमारे साथ लाइव डोडा के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे महराज जी? पहला इंटरव्यू हमने किया था आपका जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया था यूएनटी ने, तो क्या लगता है लगातार आप सुर्खियों में रहते हो और जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी को आप साफ तौर पर ऐसे ललकारते हैं तो जनता जो देखती है और जनता आपके समर्थन में रहती है। क्या लगता है आपको, ब्यूरोक्रेसी आपके कहीं नाराज तो नहीं रहती है आपसे? देखिए, मेरे से नाराजगी किसी को नहीं है और ना होनी चाहिए। मैं लोगों के लिए आया हूँ, वक्त के हालात को बेहतर करने के लिए आया हूँ और उसमें मेरा संगठन जो है ब्यूरोक्रेसी एक हिस्सा है। बस उनको योगदान देना है ताकि हम आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकें। जनता के लिए जब भी आवाज उठाने का मौका मिले या उसे ठीक करने की जहां पे भी जरूरत हो वहां पे महराज खड़ा रहेगा। इसमें नाराज किसी को नहीं होना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका फर्ज बनता है। हमने एक बेहतर मुस्तकबिल आवाम को देना है और इस मुल्क को बेहतरी की ओर अगर बढ़ाना है तो सबको अपना योगदान समझना होगा। असेंबली सेशन जो है वो दूसरा शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है आपको कि महराज मलिक की क्या क्या डिमांड्स जो हैं वो स्पीकर महोदय के आगे रहेंगी और असेंबली में आप उठाएंगे? देखिए, वो तो वक्त ही बता देगा क्या हालात हैं और किन मुद्दों को लेकर हमने बात करनी होगी। लेकिन उससे पहले सरकार बनी है, सरकार भी तो काम करना चाहिए। देखिए, खाली मेरा एक मानना नहीं है कि मैं वहां असेंबली में जाके क्या बात रखूं। अगर मैं कैजुअल लेबर की बात करूं तो अगर मैं वहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कैजुअल लेबर की बात करूं तो यकीनन वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात होगी। बेरोजगार अपने इलाकों की बात रखूंगा तो वो तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात होगी। बिजली का बहरान है, एक जगह की बात करने से पूरा असेंबली के अंदर जब सेशन लगता है तो उसमें पूरे जम्मू कश्मीर की बात रहनुमाई होती है। खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के कैजुअल लेबर को परमिट करेंगे नहीं, खाली मेरे इलाके के लोगों को फ्री की बिजली देंगे नहीं, है ना, फ्री के कनेक्शन गैस के देंगे नहीं, पानी देंगे नहीं, एजुकेशन बेहतर खाली मेरी हो नहीं सकती है। उसको एक बड़ा एक घर है बड़े पैमाने पे और पूरी सरकार को मिलकर, अपोजिशन को मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। और वक्त बता देगा किन किन मुद्दों पे बात होगी। और मुझे लगता है मेरे से बेहतर सरकार भी समझती है। जिन लोगों को ज्यादा मैंडेट मिला है, जिन लोगों के ज्यादा एमएलएज निकल कर आए हैं, मुझसे बेहतर अगर वही लोग आवाज उठाएंगे तो जमीनी सतह पर जो चीजें करनी है उन्हीं के लिए उनको भी चुना है। कहा यह जाता है कि महराज मलिक, आज आप विधायक हैं, मगर विधायक होने से पहले आप डीडीसी मेंबर भी रहे हैं, तो उससे पहले आपकी जो कंडीशन थी, गाड़ियों की बात की गई, बड़े सारे ट्रोल हुए, हर एक चीज को आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जनता भी जानती है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा कि महराज मलिक जो विधायक बनकर आए हैं डोडा के, तो जनता ने इनको समर्थन दिया है, अपना वोट, कीमती वोट इनको दिया। तो क्या लगता है आपको कि महराज मलिक जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो आपसे नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, गाड़ियां आपके पास हैं, कहीं ना कुछ अगर आप पॉजिटिविटी कर रहे हैं तो नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं आपकी कोई ट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आ, मेरा एक मानना है, मेरा एक ईमान है, जब आपकी नीयत सही होगी तो दुनिया की हर चीज आपकी जरूरत के हिसाब से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस वक्त मेरे पास गाड़ियां बहुत हैं, जो गाड़ियां मैं खरीद नहीं सकता था। कितनी? सुन लीजिए ना, नहीं मेरी नहीं है, सुन लीजिए, मेरी नहीं है, मेरे पास है मतलब मेरी है। हम इस जगह पे बैठे हैं मतलब अपनी है, अपनी है, बिल्कुल, है ना। और अगर मेरे पास कोई गाड़ी है किसी की मैं चला रहा हूँ, मैं उसको अपनी समझता हूँ। मैं कपड़े पहनता हूँ किसी के हूँ, पहने मैंने, मैं अपना समझता हूँ। देखिए, जरूरत के हिसाब से, वक्त के, ये ऊपर वाले की मर्जी है। आज मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर भी है, स्कॉर्पियो भी है, थार भी है, बुलेट भी है। देखिए, वक्त की चीज जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं खरीदा हूँ, देने वाले बहुत हैं।
जिन लोगों ने मुझे वोट दिए, जिन लोगों ने मुझे पैसा दिया, जिन लोगों ने मुझे गाड़ियां रैली के लिए दी, सारा काम तो हमने नहीं किया। अब बहुत सारे लोग हैं जो हमें चाहने वाले हैं, हम जिन रास्तों से गुजरते हैं लोग हमारे दीवाने। अभी कोई खाने पे दावत दे रहा है और खाने का इंतजाम उसने ऐसा किया है, शायद हमने शादियों में वैसे न्योते नहीं खाए होंगे। अब किसी की हमदर्दी को आप इस तरह पे नहीं रोक सकते। और अल्लाह ने कहा है कि जब आपको इज्जत मिलेगी, रुतबा मिलेगा, उस हिसाब से आपको वो दो चीजें भी आएंगी। शोहरत भी मिली। अभी मेरे पास 1.5 लाख तनख्वाह है, तो क्या करूं 1.5 लाख का? अब मुझे पता है 5 साल मेरे पास 1.5 लाख खाना है, लेकिन 1.5 लाख का करूंगा क्या? खाने पे तो लगाऊंगा नहीं। अब कुछ चीजें हैं जो चीजें मैं खरीद सकता हूँ, वो मेरी जरूरत है, मैं बना सकता हूँ, मुझे वो चीज करनी है क्योंकि अल्लाह ने दिया है, छोड़ू कहाँ। हाँ, जो लोग मुस्तहिक हैं उनको भी देता हूँ, कभी कभार जरूरत के हिसाब से लोगों को देता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, ये अपना हिसाब है। बहुत सारे लोग मालदार हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि करप्शन। और जो विवादों में रहे वो करप्शन कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कल को एक भी आदमी खड़ा हो सकता है, हाँ भाई इसने मेरे से पैसे लिए। वैसा नहीं है, ये वक्त के हिसाब से उसका वादा है, हमें उस पर भरोसा है। और दुनिया में इज्जत भी मिली है, शोहरत भी मिली है, और रुतबा भी मिला है, और वो ताकत भी मिली, और वो वजूद भी बख्शा है, और वो चीजें भी मिलना तय था। तो जैसे कि बड़ी रैली हुई जब आप विधायक बनकर आए, और आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता जिन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, जो एक वैगनोर, ब्लू कलर की नीली वैगनोर में घूमते थे और कहते थे मैं सीएम नहीं हूं, मैं प्रोटोकॉल चाहता ही नहीं हूं, मगर उसके बाद उन्होंने प्रोटोकॉल भी लिया, उसके ऊपर क्या कहना? जब आपको बीच सड़क पे कोई सही फेंक दे, बीच सड़क पे आपको कोई पकड़ के आपको गोली भी मार दो, वैसे तानाशाही तो है, आपने नहीं देखा? तानाशाही का आलम है, गुंडे इनके सब जगह बैठे हुए हैं। प्रोटोकॉल की बात नहीं है, वक्त की जरूरत है। जब इंसान का नाम उतना हो जाता है तो जरूरियात बढ़ जाती है, आपके दुश्मन हो जाते हैं, और आपको सेफ्टी रखना बड़ा जरूरी है। आप ये मत बोलिए गाड़ी 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 किस लिए, उसने तो दिल्ली के स्कूल भी बनाए। अब मोदी का प्रोटोकॉल कितना बड़ा है, वो तो दिन में 10 बार कपड़े पहनता है, उतारता है, लगाता है, और लाखों के है, उससे कोई सवाल नहीं करता है। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर स्कूल बनाए, वो बात भी कर लो। केजरीवाल ने 3 बार सीएम बना, उसने तो काम की राजनीति की, काम की निस्बत पे उसने चुनाव लड़ा और जीता भी। गाड़ी बंगला ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो वादे उन्होंने किए वो तो पूरे भी किए। जेल में भी रहे, आधे से ज्यादा देखिए, मोदी की तानाशाही से नहीं डरते हैं। यहाँ पे कुछ लोग तलवे चाट कर देश को या यहाँ पे लोगों को राहत देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अपने हक है, हम छीन के लेना भी जानते हैं। और मोदी जी को एक बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने वादा किया है जम्मू कश्मीर की आवाम से कि यहाँ स्टेट का दर्जा देंगे, अमित शाह ने भी बोला है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, लंगड़ी सरकार है, 240 का आंकड़ा है, नीतीश कुमार पलटू राम आपके साथ खड़ा है। आप लोगों का वादा यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ वादा वो पूरा कर लो। कहीं आप हमको लूटते हुए, हमको दबाने के चक्कर में आपकी नैया भी कहीं टपक ना जाए। बड़ी बात नहीं है, 2 लोग कहीं खिसक जाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ही बदल जाएगा तो आपकी बात रह जाएगी। मोदी जी को बता दो, वादा किया है, हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, सरकार बनी है, तो यहाँ पर जो ये सिस्टम ठीक करके दे दो। स्टेट का दर्जा कहा था, यहाँ पे राज्य का दर्जा देना, वो दे देना चाहिए। आज आकर जो सरकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्ण बहुमत से बनी है, और जनता ने उनको समर्थन भी दिया, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके की सरकार है, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। नहीं, ऐसा नहीं है। किसने कहा आपको उसके पास है, इसके पास काम करने के? कल तो उमर अब्दुल्ला जी तारीफ करते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। देखिए, मोदी जी अच्छा काम करेगा तो बोलेंगे अच्छा, लेकिन वो ये बुरा काम करके जा रहे हैं। मैंने आपको कहा 240 पे हैं। कौन बुरा काम कर? वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका वादा है, आपको नहीं पता है? उन्होंने कहा था जब पहले चुनाव से पहले उन्होंने कहा था स्टेट का दर्जा। 370 की तो बात ही नहीं की उमर अब्दुल्ला ने, जो कि हमारे मुख्यमंत्री साहब देंगे ना, वो तो सीएम है, उनको आप भी सरकार में मैं जवाब नहीं दूंगा मैं यार। वो तो सीएम है, उनके तो 42 विधायक असेंबली में आप भी बैठे। आप सुने नहीं, वो तो एक अलग बात है। मैंने 370 पे चुनाव नहीं लड़ा है। मैंने पीडीपी के एक नेता का बयान आया, 370 की बात ही नहीं की। ना पीडीपी वाले कर सकते हैं और ना ही कोई लोग कर सकते हैं। इन लोगों ने करना कुछ नहीं है। बात उन लोगों से पूछे जो जिनके पास ये बात हो रही है। 42 सीटें मिली है, उनको कश्मीर को पूछने का हक है। कश्मीर के लोग पूछे, आपका डिप्टी सीएम है उससे पूछे, वो एनसी के लोग हैं। अगर उन्होंने 370 पे चुनाव लड़ा है तो 370 की बात करें, वरना का डेवलपमेंट पे बात हुई है तो डेवलपमेंट करके दिखाइए। अरविंद केजरीवाल यूटी में बैठकर दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना सकता है, हम भी बना सकते हैं। आपने किसका पावर नहीं, पावर हमारे पास फुल है। मुझे इनके प्रोटोकॉल को बताने की जरूरत नहीं। मैं अपनी ताकत, मैं लोगों के ताकत से बनाऊं, मैं जमहूरी अंदाज से बनाऊं, और मैं एमएलए हूं।
मुझे पूरा अधिकार। हाँ, पुलिस ये जो मामला है वो पहले फिलहाल होम डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए। आप जो लोगों की जरूरियात के डिपार्टमेंट है आप उन पे तो काम करके दिखाइए। रही बात मोदी जी की, मैं बार बार कह रहा हूँ भाजपा के लोगों को, जो यहाँ 28 विधायक है उनके एमएलए है ना, उनको भी बता रहा हूँ, आपको जिस पे फटफटा है मोदी की सेंटर की सरकार पे, कहीं वो पलटी ना मार दे, फिर आप लोग कहाँ जाओगे। एलओपी सुनील शर्मा से हमने जब बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले भी सरकारें थी यहाँ पर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, चाहे पीडीपी की थी, चाहे किसी की भी सरकार थी, वो हमेशा से दिल्ली में दोस्ती बना के आते थे और दोस्ती बनाने के बाद वो सोचते थे कि हम यहाँ पे सब कुछ कर लेंगे। मगर अब जम्मू में बीजेपी, जम्मू कश्मीर में भाजपा है और यहाँ ही सही सब कुछ होगा। नहीं, अब दोस्ती होना क्या है, एलओपी को पूछ लो ना, होना क्या है। उनको बोलो 10 साल तो मोदी ने कहा था मैं कैजुअल लेबर परमानेंट करूंगा। यहाँ की सरकार को छोड़ दो ना, पहले एलओपी साहब से पूछ लो ना, उनके मोदी जी से पूछ ले क्या किया तुमने। यहाँ तो जम्मू से बाईपास करके इन्होंने कश्मीर ट्रेन पहुंचा दी। हो करेंगे क्या ये डेवलपमेंट तो हो रही है ना। क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या डेवलपमेंट? टनल्स बड़ी, कल उन्होंने के ठेकेदार कौन है आपको पता है? ये ब्लैक मनी व्हाइट करके बना रहे हैं। इसका ठेकेदार कौन है? जम्मू कश्मीर का है कोई ऐसा ठेकेदार जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है? इनको सबलेट के ठेके दिए, क्या आपको अंदाजा नहीं, यकीन नहीं हो रहा है? जाके देख लो, ये जो हाईवेज बन रही है मतलब ब्लैक मनी अभी भी चल रहा है। ये व्हाइट है। 10 रुपए की चीज 1000 में दे रहे हैं सरकारी, और क्या जेम से खरीद रहे हैं। आप देखो जम्मू कश्मीर के अंदर जेम से इस वक्त जो है यहाँ पे परचेजिंग हो रही है, और जेम में देखो वही चीज आपको मार्केट में 100 रुपए की मिलती है और ये उस जेम पे 1000 रुपए की बेच। जब आप डोडा से जम्मू, जब महाराज जी नहीं, आपका सवाल ये है, वो सुन लीजिए, तो करप्शन नहीं है। अगर आपको मार्केट में 100 रुपए की चीज मिल रही है और ये आपको 1000 में दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट खजाने को 1000 रुपए निकाल रहे हैं, ये लूट नहीं है, शरेआम लूट बाजारी हो रही है। और उसी तर्ज पे जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, आपको क्या लगता है, लोगों की हमदर्दी के लिए? हमारा तो इनको बजट, जो यूटी का बजट था, उसका रिलीज अभी तक नहीं आया है। इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें ये एलजी का शासन साथ में है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं और ये दिल्ली तक ये लोग मिले हुए हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं। एक आम आदमी थोड़ी सी बात करे, उस पर पूरी सीबीआई फलाने ढिन के इंक्वायरियां बैठ जाती हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं। मैं कल गया था अखनूर में, सुन लीजिए मेरी बात, ये माफिया नहीं है। अखनूर में मैंने देखे इन्होंने रिजर्वायर बनाए हैं। अखनूर में जमीन से पानी निकलता है और सबसे अच्छा है, और वहां पर इन्होंने पानी के निजाम में बेहतरी लाई, जल जीवन लाया। अखनूर में जल जीवन लाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत, क्या वहां के लोग वो जल जीवन का पानी पीते हैं? अपना खड्डा खोद के, अपना नलका लगा के 5000 में लोगों के घरों में पानी आता है, लेकिन इन्होंने जल जीवन का मिशन यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 5000 भी नहीं है, कैसे निकालेंगे? नहीं, तभी तो जल जीवन लाया उन्होंने। आप पता कर लो, आप यहाँ मैदानी इलाकों में जब जाएंगे ना, ये ऐसे ये कुछ नहीं, हम जाते हैं। सुन लीजिए, आप पता कर लो कि कौन सा आदमी, कौन सा घर ऐसा है जो उससे पानी पीता है अपने नल के बिना। सबको अपना नल है, इधर जल किसी को देने की जरूरत नहीं, अपना नल है। लेकिन इनको बिजनेस करने के लिए इन्होंने पाइपों का जाल इधर भी बिछाया, खरबों रुपया निकाल के ले गए। किसको फर्क पड़ रहा है कहाँ लगा रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है कहाँ पे रिजर्वायर लगा रहे हैं? इनको उस चीज से नहीं, इनको माल इकट्ठा करने की जरूरत है और ये कर रहे हैं। और एलओपी साहब को बोल दीजिए कि कैजुअल लेबर परमानेंट क्यों नहीं किए। वीडीसीज को इन्होंने बंदूकें दे दी, एक एक आम आदमी को बंदूक थमा दी ताकि वो इलेक्शन न लड़ सके, वो कहीं पे फॉर्म नहीं लगा सके, उनकी तनख्वाह खा गए। वीडीसीज को इन्होंने कहा था 4-4 हजार रुपया देंगे। पूछो इनको, तुम्हारा एलजी था, तुम्हारा मोदी था, तुमने क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए? कश्मीर को छोड़ दीजिए, जम्मू के लिए क्या किया? इन्होंने ट्रेन बाईपास करके कश्मीर पहुंचा दी, इन्होंने यहाँ पे रोपवे लगा लिया। सारा का सारा माफिया है, अपना अय्याशी का अड्डा बनाया है और कोई मसला नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनाए। जम्मू वालों को पूछ लो, राशन कार्ड है, पूछ लो ना। राशन कार्ड नहीं जम्मू के लोगों का बनाया। कश्मीर को छोड़ दीजिए, कश्मीर के लोग अच्छे खासे हैं, वो कर रहे हैं अपना रोजगार। जम्मू के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, वो सवाल इनसे पूछिए। मतलब जम्मू कहीं ना कहीं हमेशा पिछड़ा ही रहा है और पीछे ही रहेगा। तो आप बोल रहे बीजेपी के अलावा यहाँ चलेगा नहीं? आपका कहना है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, आपका सवाल था ये, मेरा सवाल था। उन्होंने कहा ना, सुनील शर्मा ने कहा, उसको पूछो ना 10 साल किया क्या, पूछ लो ना। डेवलपमेंट की बात करते हैं वो। क्रशर मैंने बोला था पहले भी, एक क्रशर और दे दो, इनको भी दे दो, ये चलाएंगे। और क्या किया इन्होंने? क्रशर बनाए, माइनिंग का माफिया बनाया, स्कूल का माफिया बनाया, अपने अपने स्कूल खोले, अपने अपने हॉस्टल खोले। और क्या किया इन्होंने? नहीं, पूछ लो, जम्मू के जाओ जरा, इलाके के अंदर। जब महराज मलिक डोडा से अपना काफिला लेके निकलते हैं, चाहे जम्मू की तरफ से या कहीं भी, जब हाईवे पे पहुंचते हैं, क्या आपको क्या लगता है, कितना समय लगता है आपको अब पहुंचने में? आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ सकता। नहीं, मैं आपको समय पूछ रहा हूं। कर्जा उठाया इन्होंने और उस कर्जे में से लूट हुई है। सड़क बना, आम जनता का पैसा लग रहा है। ये सड़क बनाने का इंटेंशन नहीं है इनका।
माफिया मैंने बोला है आपको, ठीक है इन्होंने सड़क बनाई, ये गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बनाई, ठीक है, कांग्रेस ने बनाई, ठीक है, लेकिन ये जगह जगह पे जो माफिया लूट कर रहा है, क्या वो एलओपी साहब नहीं बोलेंगे यहाँ पे हमारे बटोत में बिना मतलब के म्युनिसिपैलिटी में घुसे नहीं, हाईवे पे चल रहे, लूट हो रही है, वो गरीब नहीं लूट रहा है? आप नहीं देख रहे यहाँ कितने अड्डों पे मैंने बात रखी, कितने अड्डे ये लोग ले रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। माइनिंग इलीगल है पूरे जम्मू कश्मीर में, पता है आपको, इलीगल है। तो ये लीगल कैसे है? इनके क्रशर इतने वो चल रहे हैं। गवर्नमेंट के क्रशर है ना, गो- गवर्नमेंट मैं उनको बोल रहा हूँ, अथॉरिटी, बीजेपी वाले क्या गवर्नमेंट है? बीजेपी क्या सरकार तो उन्हीं की है ना, केंद्र। आप फिर गलत बोल रहे हैं। केंद्र मतलब यहाँ पे थोड़ी है उनका एक आदमी भी नहीं, मगर वो government किस का। लिए, वो कोई सुनिए, प्राइवेट चीज के लिए थोड़ी बना रहे हैं, वो हाईवेज के आप लिए है, यही बड़े बड़े देखो, टनल्स के लिए देखो, है। जब दरिया के बगल में बांध लगता है ना, तो लोग उसको नहीं पूछते हैं लगा कौन रहा है और लग क्यों रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। दरिया में बांध लगा रहे हैं, लगाने दो। लेकिन जिस वक्त आप किसी के घर के बगल में कहीं काम शुरू करोगे, तो वो आदमी आपको जरूर पूछेगा यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो। युवाओं सुन की, लीजिए, सुन लीजिए, अब युवाओं की आप बात, जिन क्रशरों की बात कर रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता वो क्रशर गवर्नमेंट का है, मोदी का है, अमित शाह का है, क्यों नहीं पता हमें? किसका है? हमें पता है, किसका है? हमें पता है। जाइए पता करके आइए किन किन लोगों के हैं, किन किन लोगों के पता करके आइए ना, क्रशर किन के हैं। माफिया है वो। और अगर माफिया गवर्नमेंट चला रही है, अगर माफिया बीजेपी है, तो फिर शौक से ही सही, फिर माफिया को उठा के यहाँ पे तो जम्मू में तो सारे क्रशर बंद है, कहाँ पे? जम्मू में सारे मैं वही बात कह रहा हूँ जहाँ पे माइनिंग माफिया की बात कर रहे हैं आप, मैं समझ रहा हूँ, आप हमेशा आवाज उठाते हैं उसकी। मैं कहाँ की माइनिंग की बात कर रहा हूँ? मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, मैं डोडा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल डोडा है। की बात कर रहा हूँ। डोडा के अंदर जो क्रशर है, आप बोल रहे हैं सरकार के, क्या है सरकार का? सरकार का क्या है? सरकार का जो मर्जी आएगी, जहां मर्जी आएगी वहां खोद देंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये चीजें नहीं होती है, माफिया है, और इस माफिया को रोकने के लिए इंतजाम भी इनको करना चाहिए था। और जो सड़क ये टोल बना रहे, अब सड़क बनाई थी तो वसूली क्यों कर रहे हैं? वसूली क्यों कर रहे हैं? इनको लोगों को राहत देनी चाहिए थी। हमारी पंजाब में सरकार बनी, 14 टोल उखाड़ दिए, हमने उखाड़े, हमारी सरकार ने उखाड़े, इन्होंने लगाने में देर नहीं की। ये बगल में आपके लगा लिया, जम्मू वालों को लगा लिया, क्यों लगा लिया? और पिछले बार 80 रुपए था, आज 180 कर दिया। ये तो बना रहे, हम सड़क बनाई है, लेकिन वो जो कर्जा है, वो जो लोन उठाया, वो तो वसूली हमसे कर रहे हैं, खुद इन्होंने कमा लिया, अब वसूली जनता से कर रहे हैं। युवाओं की बात आप करते हैं महराज मलिक, क्या लगता है आपको, जैसे कि लगातार प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं, आवाज उठाते हुए नजर आए हैं, आप भी युवाओं के लिए, युवाओं की बात रखते हैं, जेके पीएसआई की बात करूं, जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, एसपीओ की बात करें, काफी सारे सोशल एक्टिविस्ट उठ के आते हैं और एसपीओ से बात करते हैं, एसपीओ के मुद्दे को उठाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपको क्या लगता है कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, अब उनको एसपीओ को परमानेंट किया जाना चाहिए, या क्या क्या लगता है? देखिए, मैं आपको सिंपल एक बात बताऊंगा। पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी, सेम यही केसेस थे, कैजुअल लेबरर्स थे, पहली कैबिनेट में हमने उनको परमानेंट कर दिया। देखिए, मंशा साफ हो तो चीजें हो सकती है, सरकार हो तो बेहतर काम किया जा सकता है। उसके अलावा आपने कहा नौजवान बेरोजगार है, उनके लिए भी पॉलिसी बेहतर की जा सकती है, लेकिन जब मंशा हो, इनकी जब मंशा ही नहीं है कि लोगों को रोजगार, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आते हैं, वहां की लेबर भी बाहर से मंगानी पड़ रही, हमारे बच्चों को इन्होंने सोचा ही नहीं। 10 साल तो यही लोग रहे, 2019 के बाद तो ये पूरा ताकत के साथ रहे, उससे पहले पीडीपी के साथ रहे, लेकिन फिर भी नौजवानों के साथ धोखा हुआ। एज रिलैक्सेशन तो मुद्दा अलग है, ये तो है, उसको आप एज रिलैक्सेशन दे रहे हो, वो क्वालिफाई करे या ना करे, लेकिन अगर ना करे उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए भी तो पॉलिसी होनी चाहिए ना। मान के चलो आपने फॉर्म लगाया, आपके पास कैलिबर है, आप कर सकते, लेकिन नहीं किए, बाई चांस बीमार हो गए उस दिन, आप डिलीवर नहीं कर पाए, फिर आपके लिए, आपके पास, सरकार के पास पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? आपके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। जो इंसान रह जाता है, जिसकी एज भी बढ़ी, जो उसके बारे में भी सोचना। अभी जो हमारे पढ़ा लिखा हो। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, आप एज की बात क्यों कर रहे हो? आप उससे ऊपर के, क्योंकि दुनिया के अंदर वो पहली बार ही तो आया है। अब अगर उसको आप बेहतर जिंदगी आज इस दुनिया के अंदर नहीं देंगे, इस उम्र में नहीं देंगे, इस उम्र के बाद नहीं देंगे, तो वो इंसान खुद को कैसे कोसेगा? मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। यहाँ पे हमारे पीएचडी एमफिल करके बच्चे थे, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपना काम शुरू किया था, जिनका प्रोफेशन था एजुकेशन। ठीक है, उन्होंने एजुकेशन में अपना वक्त दिया, 10,000 की तनख्वाह पे, 15,000 की, 25,000 की सैलरी पे उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को पढ़ाने का काम किया, लेकिन उन्हीं बच्चों को निकालने का काम इन लोगों ने किया। और 10 साल सर्विस देने के बाद उन बच्चों की एज ज्यादा होगी, अब वो बच्चे कहां जाएंगे? मैं कहता हूं उनकी पॉलिसी को और बढ़ाना चाहिए, उनको कंटिन्यू करना चाहिए, और 60 साल तक उनको भी मौका दो, क्योंकि उनका प्रोफेशन है एजुकेशन। बिल्कुल, वो अब रेडी नहीं चला सकते हैं, और रेडियो भी तुम लोग चलने नहीं दे रहे हो, रास्तों पे रखने नहीं दे रहे हो। मैं चाहता हूं उनके लिए बेहतर पॉलिसी, और पॉलिसी तब बनाई जा सके जो पॉलिसी मेकर यहां पर जाएंगे।
गधों की जमात होगी, बेवकूफों की होगी, जाहिलों की होगी, उनके पास पॉलिसी कहाँ से आएगी? तो पॉलिसी बनाने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए और लोगों की बेहतरी के लिए सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। उन चीजों पे काम करिए और देखिए आने वाले वक्त में जब मौका मिलेगा, मैंने कहा हमने पंजाब में करके दिखाया, मोदी को जरूरत थी, उसने वादा खुद किया था 2014 के चुनाव जब आप उठा के देखेंगे, उसने खुद कहा था कैजुअल लेबर को परमानेंट करूं। अगर कहा था तो वादा कहाँ है? एलओपी के कहने से फिर ये बता देंगे कि हमारी सरकार दिल्ली से यहां, अरे तुम बताओ अपने इहाते के अंदर तुमने क्या किया? सड़क बना दी, कुछ उन्हें पुल बना दिए, सड़क से इन्होंने रोजगार कमाया। ये सिंपल बात है, जो 10 रुपए की चीज थी उसे इन्होंने 100 में बेच दिया। आखिरी सवाल रहेगा महराज जी से मेरा, मैं साफ तौर पर ये जानना चाहूंगा आपके 19 जनवरी एक तारीख जो है वो अभी आने वाली है, शायद से आपको भी, आप भी चिनाब वैली से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं 19 जनवरी 1990 की बात करूंगा मैं, कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए वहां से निकले 19 जनवरी को। क्या लगता है कि महराज मलिक लगातार हर एक की आवाज को उठाता है, कश्मीरी पंडितों की आवाज को उठाता है? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि वो अपने घर चले जाएं। क्यों नहीं जाएंगे? मेरे साथ बहुत सारे लोगों का उठना बैठना रहता है और बहुत लोगों के साथ मैं बात भी करता हूं। जाना चाहिए, अब वक्त के हालात वैसे नहीं है। और वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की मांग कर, वो तो सेफ्टी देना, जब मोदी जा सकता है तो उनको जाने में क्या दिक्कत? आप जैसे लीडर अगर आवाज उठाए, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इंसानियत का धर्म, यह हमारी खूबसूरती है। और जिस इलाके के अंदर ये सारे, और हमारे मुल्क को खूबसूरत कैसे बनाए, ये गुलदस्ता इसलिए यहाँ हर कम्युनिटी के लोग हैं और हम भी यहाँ पे बैठे हुए अलग अलग जाति के लोग हैं। और उन लोगों को जो डर है वो मोदी जी ने कर लेना चाहिए था उनके 10 साल के अंदर। अगर कश्मीरी पंडित इस वक्त कश्मीर के अंदर अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहा है, ये मोदी जी से सवाल पूछो। जब झंडा घंटा घर पे चढ़ाना था तो तब मोदी जी कहते थे मैं चढ़ाऊंगा। अब जब पंडितों को बिठाने की, घर वापसी की बात आती है तो उसके लिए बात क्यों नहीं करेंगे? वो तो देश के प्रधानमंत्री है, वो तो बात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जिस दिन जाऊंगा कश्मीर, पंडितों को साथ, उनको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। बस अगर डर है तो सियासी लोगों का, वही इन लोगों के अंदर जहर भर रहे जो इन्हें वापस नहीं जाने दे रहे। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जाना चाहिए। और वो जो एक हादसा हुआ था, जो उस दिन हुआ था, मैं तो उस दिन शायद जन्म भी लिया, मैं था भी नहीं, लेकिन वो जो था वो गलत हुआ था। लोगों को अपने घर जाने का अधिकार होना चाहिए। इंसान की जिंदगी है और उस जिंदगी में किसी को छीनने का अधिकार नहीं। मैं इंसानियत पसंद हूं और किसी के आंखों में आंसू नहीं दे सकता हूं। इंसानियत हमारा 19 जनवरी को चलो जगती का नारा लगा हुआ है, क्या जगती नहीं, कश्मीर चलो। जगती क्यों जाएंगे? उधर क्या करेंगे? दर दर की ठोकरें, जहां एक एक फ्लैट दिया इन लोगों ने, ये क्या जाएंगे? जगती क्यों जाएंगे? इनको बोलो कश्मीर अपने घर, जहां जहां आपके घर हैं, जहां जहां आपकी जमीन है, वहां जाओ ना। या मोदी के यहाँ चले जाओ। जगटी में क्या है? जगटी में आपको बिजली नहीं है, जगटी में आपको पानी नहीं है, कहाँ पे इनको उठा के बिठा दिया है? ये कोई तरीका है इन लोगों का? इनकी बेहतरी के बारे में क्या सोचा इन लोगों ने? और जगटी में जाके क्या करोगे? आपने देखा जगटी? 19 जनवरी में, 19 जनवरी को वहां पर वो सब जी वहां पे सब इकट्ठे हो रहे हैं युवाओं का। जगती में क्यों? कश्मीर में हो जाए ना। जब मोदी इनॉग्रेशन के लिए जेड टनल जा सकता है तो इनको लेने के, इनको क्या दिक्कत है? जब इतनी फौज कश्मीर जा सकती है, इनको किस बात का डर है? जब इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन वहां जा सकते हैं, खुद कितने जल्द से ये लोग करेंगे। तो कश्मीरी पंडितों को अपने घर जाने के लिए बोलेंगे नहीं आपको जाना है, आप भी उनको बता दो कश्मीर में जाओ, जहां इनके आबो अजदाद हैं, जहां इनका वक्त गुजरा है, जहां इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, जहां इनकी जमीनें हैं। और मुझे लगता है, मैंने कुछ कश्मीरियों से बात की थी, उन्होंने कहा था अगर पंडित लोग आप वापस आएंगे तो हमारी शान में और भी रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि ये ज़हीन तबका है और ये एजुकेटेड लोग हैं। इनसे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। माशरे को बदलाव बेहतर करने के लिए कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घरों को जाना बहुत जरूरी है। और मैं उनके साथ हूँ, जगते नहीं, कश्मीर चलेंगे, महराज उनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ डोडा के विधायक महराज मलिक हमारे साथ मौजूद थे। काफी मुद्दों पे हमने उनसे चर्चा की, उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की क्या कुछ उनकी सोच है, क्या कुछ कहते हैं। विवादों में हमेशा रहते हैं। मीडिया के माध्यम से आप तस्वीरें भी देखते होंगे और कहीं ना कहीं हमने कश्मीरी पंडितों का खास करके सवाल किया, क्योंकि 19 जनवरी नजदीक है और याद होगा वो वाकया 19 जनवरी 1990 का, जब कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी कश्यप ऋषि को, धरती को वहां से छोड़कर पलायन हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ रहूंगा। जगती क्यों जाना है? कश्मीर जाए, कश्मीर उनकी धरती है तो कश्मीर जाना चाहिए। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन के साथ। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा इस इंटरव्यू को देखने के बाद, और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा यूनिटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विनीत कारलू, UNT जम्मू।